नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज देखे थे और मैंने आपको बताया था आज हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। मेंडल के 2 एक्सपेरिमेंट है, उसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन। आज हम ये 3 चीज पढ़ेंगे। तीनों के 3 गुजरात बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चंस होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान लगा के और मन लगा के पढ़िएगा। लास्ट लेक्चर में अगर आपको पता हो तो हमने पढ़ा था कि भैया मेंडल ने पाइजम सटिवम नाम का एक प्लांट लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बराबर है। तो पाइजम सटिवम मतलब वो होता है गार्डन पी, जिसको हम गुजराती में वटाणा बोलते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेड्स भी पढ़ा था। ट्रेड्स मतलब डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये कैरेक्टर्स है। फ्लावर कलर उसके ये 2 ट्रेड्स हैं, पर्पल एंड वाइट। सीड कलर उसके 2 ट्रेड्स हैं, येलो ग्रीन। शीट शेप उसके 2 ट्रेड्स हैं, राउंड रिंकल्ड। पॉड पॉड मतलब जो बाहर वटाणा का जो बाहर का जो छिलका होता है वो ग्रीन और येलो। पोड शेप स्मूथ या बम्पी। फ्लावर पोजीशन बीच में या एंड में। और प्लांट टाइप टॉल या शॉर्ट। ठीक है। अब जो मेंडल ने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया और जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है ये टॉल और शॉर्ट। मैं आपको ये फिगर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बेटा आपको पता चले कि भाई आप विजुअलाइजेशन कर सको। ठीक है। अब मेंडल का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम देखने जा रहे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर। और वो वन कैरेक्टर मेंडल ने कौन सा लिया बेटा? हाइट लिया। मेंडल टुक पी प्लांट्स विद डिफरेंट कैरेक्टर्स सच एज हाइट। ओके। हाइट में क्या लिया? टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। हाइट में क्या लिया बेटा? टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। ठीक है। अब टॉल प्लांट लिया, देखो एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया। ये पेरेंटल जनरेशन दिख रहा है बेटा, ये पेरेंटल जनरेशन मेन पेरेंट्स है। उनको क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन मतलब उसके ऑफस्प्रिंग। अब उसके ऑफस्प्रिंग में देखा उन्होंने तो 4 प्लांट्स मिले और चारों के चार क्या थे? टॉल थे। क्या थे बेटा? टॉल थे। ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल। देखो फिनोटाइप मतलब उसके कैरेक्टर और जीनोटाइप मतलब उसके जीन्स। बराबर। तो सारे के सारे टॉल थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टॉल डोमिनेंट है या शॉर्ट डोमिनेंट है? टॉल डोमिनेंट है। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। जैसे देखो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने एक प्लांट 1 लिया और यहाँ पे लिया प्लांट 2। ये प्लांट लिया टॉल और ये प्लांट लिया शॉर्ट। अब दोनों को फ्यूज करवाया तो 4 प्लांट्स निकले। चारों के चार क्या निकले? टॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से डोमिनेंट कौन है? तो मेरे हिसाब से तो ये डोमिनेंट हो गया। ये डोमिनेंट हो गया इसलिए उनको उन्होंने नाम दिया कैपिटल टी कैपिटल टी। और ये रिसेसिव हो गया इसलिए उसको नाम दिया स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब ये 4 टॉल किस तरह से निकलेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे देखो एक टॉल टॉल, एक स्मॉल टी। अब यहाँ पे कंबाइन करना है, उसे कंबाइन करना है तो देखो अब इसमें से ये दो, एक मदर से आ सकता है और एक फादर से आता है। एक मदर से आ सकता है, एक फादर से आता है, ऐसा। बराबर है। आपको पता है ना। देखो एक बात समझ लो, इसको हम मान लेते हैं मदर, इसको हम मान लेते हैं फादर। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होता है तो एक क्रोमोसोम मदर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम फादर से आता है। वापिस एक क्रोमोसोम मदर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम फादर से आता है। एक क्रोमोसोम मदर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम फादर से आता है। एक क्रोमोसोम मदर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम फादर से आता है। आता है कि नहीं? तो यहाँ पे एक टी, तो यहाँ से कौन सा? स्मॉल टी। यहाँ पे एक कैपिटल टी, यहाँ से कौन सा? स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों के चार कैपिटल टी स्मॉल टी निकले। और हमने देखा था डोमिनेंट है मतलब एक भी कैपिटल हुआ तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो देखो चारों के चार टॉल जो थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हुए। इस हिसाब से उसका होता है। आप बोलोगे सर ये आपने क्या किया, कुछ पता नहीं चला। मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया टॉल को और शॉर्ट को लेके, तो चारों के चार टॉल निकले। ये तो आप मानते हो, मतलब डोमिनेंट कौन हुआ उसमें? टॉल हुआ।
टॉल डोमिनेंट हुआ, मतलब टॉल को मैं कैपिटल टी नाम देता हूँ, शॉर्ट को मैं स्मॉल टी नाम देता हूँ। अब जब आप दोनों को फ्यूज करोगे तो एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, ऐसे चार आउटकम्स होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों के चार क्या होंगे, टॉल होंगे। क्योंकि क्यों टॉल हो गया, बिकॉज देखो उसके अंदर एक कैपिटल टी हुआ तो वो टॉल हो गया। इसको बोलते हैं हम F1 जनरेशन। ओके, क्लियर हुआ? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, देखो F1 जनरेशन क्या बना, F1 जनरेशन, ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर उसको क्या करवाया, उसको सेल्फ पॉलिनेट किया। क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया उसका। आपके ये देखो, आपको क्लियर कलरफुल हो इसलिए मैंने आपको ये बताया। आप टेक्स्ट बुक का भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैम एग्जाम में ऐसे कैसे बना सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आया, तो आप कुछ नहीं करना है। एग्जाम में अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट ऐसा आया तो आपको टॉल के लिए ये बनाना है और शॉर्ट के लिए ऐसा बनाना है, छोटी ऐड कर देनी है, एज इट इज प्लांट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उनको क्या किया, उनको क्रॉस किया। क्रॉस किया मतलब दोनों को सेल्फ सेल्फ किया। सेल्फ मतलब कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, उसको खुद के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या, एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम में, बराबर है, एंथर और स्टिग्मा, राइट, एंथर और स्टिग्मा, या बराबर है। अब उसको क्रॉस करने का तरीका कैसा है, अब देखो क्रॉस किया मतलब एक यहाँ से आ सकता है ऐसा, एक यहाँ से आ सकता है ऐसा, एक यहाँ से आ सकता है ऐसा, और एक यहाँ से आ सकता है ऐसा। तो आप जैसे देखोगे यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, मतलब दोनों कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी हुआ। हाँ मेरे से गलती हो गई, ये नहीं लेंगे, ऐसा होगा, ये वाली मैं वही सोचूं, दो बार कैपिटल टी कैसे, हाँ। तो पहला इसमें फर्स्ट और इसमें दूसरा, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी, बट डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल टी। और उसको क्या मिला, ये मिला टॉल, ये भी मिला टॉल, ये भी मिला टॉल, और लास्ट वाला मिलेगा शॉर्ट, क्योंकि उसमें कैपिटल टी है ही। तो मतलब F1 जनरेशन में चारों के चार टॉल थे, टॉल, टॉल, टॉल और टॉल। F2 जनरेशन में टॉल, टॉल, टॉल और शॉर्ट बने। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। अब F1 जनरेशन में उसकी हाइट शॉर्ट दिखी नहीं, तो उसका मतलब क्या नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वो जो शॉर्ट कैरेक्टर है, उसका शॉर्ट ट्रेट है, वो मास्क हो जाता है। मास्क मतलब छुप जाता है, छुप जाता है मतलब वो उस जनरेशन में नहीं दिखता। इसलिए कभी कभार आपके आसपास ऐसा भी होता है कि बहुत बार बोलते हैं कि भाई ये मम्मी पापा जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता, उसके दादा दादी जैसा दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो बच्चा तो मम्मी पापा का ही है ना। तो फिर उसमें क्यों दादा दादी के कैरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि जो मम्मी पापा के कैरेक्टर्स थे वो डग गए। दादा से जो पापा में कैरेक्टर आए और पापा से ऑफस्प्रिंग में आए, तो देखो पापा से ऑफस्प्रिंग में आए तो जो दादा वाले कैरेक्टर थे वो वापिस आ गए, क्योंकि मेन जो उनका मेन क्या था, एक था टॉल और एक था शॉर्ट। तो वो कैरेक्टर शॉर्ट कैरेक्टर F1 में नहीं दिखा, उसका मतलब क्या है, ऐसा वो होता ही नहीं, ऐसा है ना, वो होता है, बट वो अभी क्या हो गया, रिसेसिव, मतलब मास्क हो गया। अभी वो टॉल है, वो ज्यादा डोमिनेट है, इसलिए दिखता नहीं है। बट और फिर जनरेशन के बाद आप जनरेशन करते जाओगे तो शॉर्ट भी कभी ना कभी दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर एक कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। ऐसा नहीं कि टॉल को ही इनहेरिट करता है, वो शॉर्ट को भी इनहेरिट करता है साथ में ही। समझ में आ गया? तो वही ये देखो यहाँ पे बता रहा है, ये देखो एक कैपिटल टी टॉल, टॉल, टॉल और ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट। मतलब हमें कौन सा रेशियो मिला, 3:1, तीन बड़े मिले और एक छोटा मिला। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, पर फिनोटाइप रेशियो 3:1। जीनोटाइप मतलब इसका जीन, ये दोनों के जीन सेम है और इसका जीन, वेरस फिनोटाइप मतलब ये तीनों के तीन मोटे बड़े हैं और ये छोटा है। क्लियर हो गया? तो यही एक्सपेरिमेंट है। द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम, दैट इज फर्स्ट वन जनरेशन, वर ऑल टॉल। वर ऑल टॉल मतलब ये मेंडल ने देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। मेंडल देन अलाउड F1 progeny plants to undergo self pollination, फिर self pollination ही करवाया। तो इन द F2 जनरेशन he found that all plants were not tall। ये देखो, ये तीन प्लांट्स टॉल है और ये शॉर्ट है।
3/4 were tall and 1/4 of them were short. तो इससे मेंडल ने क्या सोचा? मेंडल ने सोचा कि दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेटेड दैट बोथ द ट्रेट्स ऑफ शॉर्टनेस एंड टॉलनेस वर इनहेरिटेड इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में टॉल और शॉर्ट दोनों ट्रेट आए थे, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वर एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन. बट F1 जनरेशन में दिखा कौन सा? ओनली टॉलनेस का ही दिखा. ठीक है, क्लियर हो गया? ओनली टॉलनेस ही दिखा, शॉर्टनेस नहीं दिखा. क्लियर हो गया? पक्का? लिख लो चलो इतना जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं. लिख लिया? ठीक है. अब देखो, 2 copies of each traits are inherited in each sexually reproducing organism. 2 कॉपीज ट्रेट की आती है, एक और एक, दो. जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर फिनोटाइपिकली टॉल प्लांट. फिनोटाइपिकली मतलब उसका कैरेक्टर टॉल होगा, whereas टी is short plant. For a plant to be tall, the single copy of T is enough. एक सिर्फ कैपिटल टी हुआ तो भी इनफ है, क्योंकि स्मॉल टी आया तो वो दिख ही नहीं रहा है. Whereas, therefore, in traits, capital T small t, T is dominant trait while T is recessive trait. Whereas in F2 generation, both the characters are recovered. Though one of this is not seen in F1 stage, F1 में नहीं दिख रहा, फिर भी F2 में recover हो जाता है. And during gamete formation, the factor or allele of a pair segregate from each other. Okay? Segregate मतलब समझ रहे हो, अलग अलग हो जाता है. इसलिए जो F2 जनरेशन है उसको हम, उससे हमें क्या पता चलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये आप 12th में पढ़ोगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. सेग्रीगेशन मतलब दोनों इंडिविजुअली सेग्रीगेट होके अलग हो जाते हैं. वेरएज फर्स्ट जनरेशन से हमें क्या पता चला? लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेंट है वो ही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा. वेरएज F2 जनरेशन में डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव दोनों दिखे, इसलिए वो क्या हो गए? सेग्रीगेट हो गए. क्लियर हुआ? आपको सिर्फ इतना समझना है कि भैया एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया, तो फर्स्ट जनरेशन में चारों के चार टॉल निकले. तो इसका मतलब टॉल मेरा डोमिनेंट हो गया, शॉर्ट मेरा रिसेस हो गया. फिर उसमें से किसी एक को सेल्फ पॉलिनेट किया, तो फिर जो चार निकले उसमें 3 पार्ट टॉल थे, एक पार्ट शॉर्ट था. तो इसका मतलब ये होता है कि भाई शॉर्टनेस पहले पेरेंट में था, दूसरे फर्स्ट जनरेशन में नहीं आया. मेन पेरेंट्स में था, फर्स्ट जनरेशन नहीं आया, बट सेकंड में आया. इसका मतलब वो लेके ही आता है. समझ रहे हो? इनहेरिट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब लेके ही आता है, वो इनहेरिट करता ही है. ऐसा नहीं होता कि वो इनहेरिट नहीं किया. क्लियर हुआ बेटा? पक्का? डन? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी अब उसका दूसरा, पहले हमने क्या लिया था? 1 विजिबल कैरेक्टर्स. यहाँ पे 2 विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं. मेंडल टू पी प्लांट्स विद 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, that is one with green seed, green round seed, and the one with yellow wrinkled seed. Green round, wrinkled yellow. When the F1 progeny was obtained, they had round and yellow seeds. समझ पा रहे हो? जब F1 progeny आई तब उसमें सिर्फ राउंड और येलो सीड्स ही थे और कोई नहीं था. तो ये क्या हुआ बरी? वापस समझाता हूँ. कौन सा लिया? राउंड, ग्रीन, रिंकल्ड, इन दोनों को फ्यूज कराया, तो जो ऑर्गेनिज्म जो हमें मिले वो सारे सीड्स क्या थे? राउंड येलो. मतलब हमारा राउंड है वो क्या है? डोमिनेटिंग है. और येलो है वो डोमिनेटिंग है. रिंकल डोमिनेटिंग नहीं है इसलिए स्मॉल आर स्मॉल आर. ग्रीन डोमिनेटिंग नहीं है इसलिए स्मॉल माय स्मॉल माय. दो कैरेक्टर्स लिए ना, दो कैरेक्टर्स. अब सारे राउंड येलो मिले तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई राउंड येलो है तो फिर क्या कभी ग्रीन और रिंकल्ड सभी साथ में बन ही नहीं सकते, सिर्फ राउंड और येलो बनेंगे ना. फिर जो ये राउंड और येलो मिले मतलब हमें क्या मिले? कैपिटल आर कैपिटल वाई. हाँ, इसमें भी देखो ये समझने की बात है. ये जो मिले थे ना वो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. हमने देखा था ना फर्स्ट जनरेशन में क्या मिलता है? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो एक में से कैपिटल और इधर से स्मॉल, इसमें से कैपिटल और इसमें से स्मॉल. क्योंकि राउंड मिला तो डोमिनेटिंग राउंड हो गया इसलिए मैंने उसको कैपिटल आर दिया. येलो मिला मतलब डोमिनेटिंग येलो हो गया इसलिए मैंने उसको कैपिटल वाई नाम दे दिया. क्लियर हो गया? देखो आया समझ में? आया?
अब उसको फिर सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेट किया मतलब ये जो है ना, इसको खुद को सेल्फ पॉलिनेट किया। अब खुद को सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो कैसे बनेगा, तो उसका पूरा एक टेबल बनता है। उसका पूरा टेबल ये देखो, ये रहा पूरा टेबल। मैं आपको बताता हूँ कैसे बना। तो देखो क्या बना आपका, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप उसको सेल्फ पॉलिनेट करते जाओगे, तो सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर, क्योंकि इसमें से चार चार आउटकम बन सकते हैं ना, आर वाई। देखो कैपिटल आर पहले वाई के साथ, कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई के साथ है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। वो खुद के साथ वापस क्या होंगे, वापस सेल्फ होंगे। समझ में आया बेटा कैसे हो रहा है? ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको फिर आप कैसे बनाओगे, अलग अलग तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, उसी को ही वापस कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो 4 4 जा 16 कैरेक्टर्स बनेंगे। इन दोनों को फ्यूज करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये क्या बनेगा, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। ये क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बनेगा, कैपिटल आर वाई वाई कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। ये क्या बनेगा, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बनेगा, आर स्मॉल आर वाई वाई। ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि कैपिटल वाई है ना। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल। ये बनेगा कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ये क्या बनेगा, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। और ये क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल। ये 16 आउटकम्स में। अब जब भी कैपिटल है दोनों, तो ये राउंड वाले, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड वाले, ये राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन हो जाएगा। ये राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन हो जाएगा। ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो, राउंड येलो। ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो। और ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। समझ रहे हो? क्योंकि जो कैपिटल आएगा, आप बोलोगे सर क्या बोले जा रहे हो, कुछ पता भी चल रहा है आपको? ये रहा देख लो, बराबर है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। इस हिसाब से निकालते हैं। तो फाइनल आउटकम्स ये एक मैं आपको बताने के लिए भी ऐसे बनता है। हमने थोड़ा सा हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अलग लिया था, राउंड और ग्रीन लिया था। इन्होंने राउंड येलो लिया है, बट ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बनता है। ये जैसे मैंने चार चार अलग अलग बनाया ना, इस हिसाब से तो वो यहाँ पे भी बन गया, देख लो, है क्या नहीं? और फर्स्ट जनरेशन के बाद आप देखोगे तो ये बंदा क्या होगा, ये होगा राउंड येलो, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ये भी राउंड येलो, राउंड येलो 4 हुए, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, 8, 9, राउंड येलो हो गए 9। ठीक है, 9 रेशियो। अब राउंड ग्रीन की बात करते हैं। राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2 और राउंड ग्रीन 3। ठीक है, अब रिंकल्ड येलो की बात करें। देखो ये रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो 3। और फिर क्या बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन। अब रिंकल्ड ग्रीन भी बनेगा, मतलब 1। तो ये जो रेशियो मिला, वो रेशियो आपको याद रखना है। ओके, thus establishing that round and yellow are dominant traits, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन से निकला। उसके बाद मेंडल then allowed the F1 progeny to be self pollination to obtain the F2 progeny। अब लास्ट केस में हमको फर्स्ट प्रोजेनी से सेकंड प्रोजेनी में 4 ही मिले थे, यहाँ पे सेकंड प्रोजेनी में 16 इसलिए मिल रहा है क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं। He found that seeds were round yellow 9, round green 3, wrinkled yellow 3 and some were wrinkled green 1, मतलब बिल्कुल अलग।
ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन मतलब दोनों अलग अलग भी इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई अलग अलग नहीं आ सकते। द रेशियो ऑफ द प्लांट्स with above characteristics was 9:3:3:1 respectively, and Manda observed that two new combination has appeared in F2. F2 में दो नए कॉम्बिनेशन आ गए, कौन से? एक तो आ गया राउंड येलो, तो हमको मिला ही था, राउंड ग्रीन भी था, रिंकल्ड येलो मिला और रिंकल्ड ग्रीन नया मिला। दैट इज दो तो ओरिजिनल में था वो मिल गया, एक फर्स्ट वन जनरेशन में था वो, और एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स मिला जिसको उन्होंने नाम दिया क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन। मतलब ये राउंड येलो के साथ भी बन सकता है, बराबर है, और राउंड ग्रीन के साथ भी बन सकता है, वो तो ओरिजिनल है, और रिंकल्ड येलो के साथ भी बन सकता है और रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी बन सकता है, मतलब कुछ भी पॉसिबल है। मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर्स भी अलग अलग आप उसको इंडिविजुअली ले सकते हैं, मतलब वो प्रूव करके बताया कि भाई ये सारे कैरेक्टर्स बने। ओके, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसे बनता है, बाकी ये लिखना मत क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आगे अलग था। ओके, इन F2 जनरेशन ऑल द 4 कैरेक्टर्स वर असॉर्टेड आउट इंडिपेंडेंट टू अदर्स। असॉर्टेड मतलब जैसे ये बात देखो, राउंड के साथ ग्रीन है तो ग्रीन बोलेगा कि नहीं, जहां पे राउंड है वहीं पे मैं जाऊंगा, दूसरी जगह पे नहीं जाऊंगा, तो ना, ऐसी बात नहीं है। रिंकल्ड के साथ येलो है तो येलो बोलेगा भाई रिंकल्ड है वहीं पे जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो सब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट मतलब सॉर्ट आउट हो गए। Therefore, he said that a pair of alternating or contrasting characters behave independently of the other pair. जो है उसके दूसरे पैर से इंडिपेंडेंटली बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सीड कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सीड कोट। यहाँ पे देखो ये सीड कलर है राउंड ग्रीन, और सीड कोट है राउंड, दोनों अलग अलग है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रीन है वहां पे राउंड ही होना चाहिए, अब ग्रीन है वहां पर रिंकल्ड भी हो सकता है। कैसे? तो हमने अभी प्रूव करके देखा, और इस लॉ का उसने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये उसको नाम दिया। ठीक है, आगे बढ़े। मैं वापस बता रहा हूं, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अब एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पे जो ट्रेड्स निकले थे राउंड ग्रीन येलो टॉल शॉर्ट, वो सब कैसे आते हैं? सेलुलर डीएनए इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन है कि भाई ये प्रोटीन बना, ये पर्टिकुलर प्रोटीन बना, वो क्या डिसाइड करेगा कि इसको ये कलर मिलना चाहिए, या इसका शीट कोट ये होना चाहिए, या इसकी हाइट ये होनी चाहिए, क्योंकि वही सब डिसाइड करता है। A section of DNA that provide information for one particular protein is called a gene of that protein. वो particular protein के लिए जो information देगा उसको हम क्या बोलेंगे? जीन। As we know that plants have hormones that can trigger growth. प्लांट्स जो है आपको पता है कि भाई जिसके हार्मोन सिक्रेट होंगे वो ग्रोथ, जैसे ऑक्सीन्स की बात करते हैं। Therefore the amount of plant hormones formed will determine the plant height. सिंपल देखो, एक कनेक्ट करते जाओ, डॉट्स कनेक्ट करते जाओ सारे, आपको पता है कि भाई प्लांट हार्मोन है वो हाइट बढ़ाता है, बराबर है। तो जितना प्लांट हार्मोन बढ़ेगा, जितना प्लांट हार्मोन सिक्रेट होगा उस हिसाब से हाइट चेंज होगी। एंड अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। जितना एफिशिएंटली ज्यादा हार्मोन बना उतना प्लांट का हाइट बढ़ेगा, है कि नहीं? कंसिडर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। कंसिडर एंजाइम इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। एक प्रोसेस, ये कौन सा? हाइट का, प्लांट की हाइट बढ़ाना। देखो एक सिंपल सी बात देखो, प्लांट की हाइट किस पे डिपेंड करती है? हार्मोन्स पे। हार्मोन्स किस पे डिपेंड करते हैं? एंजाइम्स पे। एंजाइम्स किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स किस पे डिपेंड करता है? जीन्स पे। ये पूरा कैरेक्टर, अगर जीन उसका सही है तो प्रोटीन अच्छे से सिक्रेट होगा, प्रोटीन अच्छे से सिक्रेट होगा मतलब एंजाइम्स अच्छे से सिक्रेट होंगे, एंजाइम्स अच्छे से सिक्रेट हुए तो ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा, ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे इसलिए प्लांट की हाइट बढ़ेगी। मान लो अब जीन्स जो है उसका जीन अल्टर हो गया, प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। प्रोटीन चेंज हो गया इसलिए उसके अंदर जो एंजाइम्स थे वो सिक्रेट होना कम हो जाएंगे, एंजाइम सिक्रेट होना कम हो जाएंगे इसलिए हार्मोन्स कम सिक्रेट होंगे, हार्मोन्स कम सिक्रेट होंगे इसलिए प्लांट की हाइट भी कम हो जाएगी।
मतलब ये पूरा प्रोसेस एक के साथ लिंक्ड है। सब अल्टीमेटली आके किस पे डिपेंड करता है? जीन्स पे। तो यहाँ पे हम, जैसे मैं आपको बता रहा था, क्या है, इफ दिस एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली, ये एंजाइम अच्छे से, तो लॉट ऑफ हार्मोन्स विल बी मेड, बहुत सारा हार्मोन्स होगा, हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो हाइट भी अच्छे से बढ़ेगी। इफ द जीन और एंजाइम हैज एन अल्टरेशन, मान लो अगर उस एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन से बता है, प्रोटीन मतलब जीन से डिसाइड करता है, अगर वो जीन चेंज होगी, एंजाइम विल बी लेस एफिशिएंट, एंजाइम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हेंस द अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस विल बी लेस, हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होंगे। एंड दिस प्रूव्स दैट द ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स ओनली, कोई भी ट्रेट हो वो जीन से डिसाइड करता है। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स की भी बात है, ट्रेट्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, मदर और फादर दोनों में से आपको पता है हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, आए, ठीक है, हाफ मदर से हाफ फादर से है। आपको पता है कि भाई वो डीएनए कॉपिंग भी होता रहता है। अब उस डीएनए कॉपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, अब कुछ गड़बड़ हो गई मतलब वो हाइट का ही, हम जैसे एग्जांपल है वही लेते हैं, अगर हाइट का वाला जीन है वो अल्टर हो गया, अल्टर मतलब चेंज हो गया कॉपिंग के वक्त, फिर क्या हो गया कि हाइट वाला चेंज हो गया, तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर बायो एंजाइम्स है वो कम सीक्रेट होंगे, बायो एंजाइम्स कम सीक्रेट होंगे मतलब जो हाइट का ग्रोथ हार्मोन है वो कम सीक्रेट होगा। अब ग्रोथ का हार्मोन कम सीक्रेट होगा, इसीलिए हमारी हाइट कम हो जाती है। उल्टा भी केस हो सकता है कि मम्मी पापा दोनों की हाइट एवरेज है या छोटी है, बट जो बेटा है उसकी हाइट बहुत बड़ी है। कैसे? जब मम्मी और पापा दोनों में से जीन आता है तो वो जीन कॉपिंग के वक्त थोड़ा सा अल्टर हो गया, अल्टर हो गया मतलब क्या हो गया कि भाई उसका एंजाइम जो है, एंजाइम याद करो, एंजाइम हमने जैसे देखा था ना बेटा, ये रहा देखो एंजाइम। अब जीन अल्टर हो गया तो उसका प्रोटीन चेंज हो जाएगा, प्रोटीन चेंज हो गया तो एंजाइम ज्यादा सीक्रेट होगा, एंजाइम ज्यादा सीक्रेट होगा इसलिए हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और प्लांट हाइट की जगह पे एनिमल की हाइट भी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट तो ये एग्जांपल के थ्रू, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स ऐसे होता है, शायद 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिट कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। ये बोथ पेरेंट्स हेल्प टू डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ द सेम जीन। हमें ये नहीं पता कि वो मम्मी से आता है पापा से आता है, बट ये पता है कि भाई दोनों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। Thus each pea plant must have two sets of all genes. हर एक जीन के दो सेट, एक मम्मी से आने वाला एक पापा से आने वाला, one inherited from each parent. So each germ cell must have only one gene set. एक मदर से आने वाला एक फादर से आने वाला. Now each set of gene is present not as a single thread of DNA but as a separate independent pieces called chromosome. डीएनए नहीं होता है, वो क्रोमोसोम होता है, इसलिए 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं और वो मिलके 46 बनते हैं। Each cell of the body will have two copies of each chromosome, one inherited from each parent, that is one from male parent and other for female parent. When two germ cells combine, अब जब ये combine होता है तो मिलके क्या बना देते हैं? They will destroy the normal number of chromosomes in the progeny. इसलिए 23 plus 23 46, humans में 46 ही होते हैं। अगर मान लो 46 के 46 मदर से आते हैं, 46 के 46 फादर से आते हैं, तो 46 प्लस 46 क्या बन जाता है? 92। तो ये तो 92 क्रोमोसोम्स, मतलब ये ह्यूमन तो है ही नहीं, इसलिए 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं, कंबाइन होके कितने बन जाएंगे? 46। दिस एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ स्पीशीज, मतलब जितने डीएनए मदर फादर में उतने ही डीएनए ऑफस्प्रिंग में होंगे। Such mechanism of inheritance explain the result of Mendel's experiment, और यही है जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट बताता है कि भाई आधे मम्मी से आते हैं आधे पापा से आते हैं, और फिर कौन ज्यादा डोमिनेंट है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। It usually by all sexually and asexual, it is used by all sexually and asexually reproducing organism. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग करने वाले भी यही रूल यूज करते हैं। अब बोलो सर उसमें तो फीमेल होती ही नहीं है, उसमें तो फादर मदर दोनों होते ही नहीं, एक ही होता है। हाँ, बट फिर भी जब वो रेप्लिकेट होते हैं तो उन्हें उनके अंदर भी क्रोमोसोम्स कॉपिंग होते हैं कि नहीं? तब ये लॉ वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। और आज का लास्ट टॉपिक सेक्स क्रोमोसोम, सॉरी सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनेगा। अ पर्सन कैन हैव आइदर अ मेल सेक्स और फीमेल सेक्स।
सी फॉर एग्जांपल मैं मेल हूँ, आप में से कोई गर्ल चाइल्ड देख रही है तो वो फीमेल होंगे, और मेल चाइल्ड देख रहा है वो मेल होगा. द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है, बाहर की कंट्री में सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड है. 3 मंथ्स के बाद हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो होता है ह्यूमन का वो मेल होगा या फीमेल, दैट इज बॉय होगा या गर्ल होगा. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बाय विच सेक्स इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट स्पेसिस. हाँ, ये बात समझो कि ये जरूरी नहीं है कि जो ह्यूमंस हैं जो मेथड यूज करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का वही मेथड ये अपना दूसरे ऑर्गेनिजम्स करेंगे. ना जी ना, बिल्कुल गलत है. In some species, environmental factors are important in determining the sex of the developing individual. Environmental factors like अगर गर्मी हुई तो वो टाइप का, अगर ठंडी हुई तो मेल या फीमेल. और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल कभी भी चेंज हो सकते हैं. जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हॉर्स टाइप की फिश आती है ना, उसे क्या बोलते हैं मैं भूल गया नाम. वो मजा आता है, ऐसे चेंज कर सकते हैं. स्नेल्स देखो, स्नेल्स भी है. Snails individuals can change sex in different condition, indicating that sex is not genetically determined. अब जैसे मान लो आप हो, मैं सडनली मेल से फीमेल बन जाऊं, दिखने के लिए नहीं, रियल में, तो वो जेनेटिकली मेरा इनहेरिट ही नहीं हुआ कि भाई मैं कुछ भी चीज ऐसे ही चेंज कर दूं, वो नहीं होता. दूसरा एग्जांपल है रेप्टाइल की बात करते हैं तो टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. रेप्टाइल्स में टेम्परेचर डिसाइड करता है. अगर ज्यादा टेम्परेचर तो एक, कम टेम्परेचर तो ये होगा. पर कौन मेल फीमेल है वो हमें नहीं पता है, हर एक रेप्टाइल का अलग अलग होता है. वेरे स्नेल में तो वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो जेनेटिकली इनहेरिट नहीं हुआ है. डन, लिख लेना बेटा इतना. ओके, अब यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की बात करते हैं. ह्यूमंस के अंदर आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब 46 क्रोमोसोम्स मतलब कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10 ऐसे 22. और ये जो 23 पेयर है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. और ये जो 22 पेयर्स हैं, 22 पेयर्स आर कॉमन इन मेल एंड फीमेल बोथ. 23rd है, ये बंदा अलग है. अगर जिसमें XY हुआ तो वो मेल, और जिसमें XX हुआ वो फीमेल. See, ये definition है. The determination of sex occurs largely by genetic control in human being, and the genes inherited from the parent determine the sex of the individual. जैसे in human beings there are 23 pairs of chromosomes, out of which 22 pairs are autosomes. Autosomes मतलब सब में सेम होता है. ये देखो सब में, ये जितने मेल में 22 है फीमेल में उतने ही होंगे. And one pair is sex chromosome. जो लास्ट वाला है 23rd pair, उसे हम sex chromosome बोलते हैं. These sex chromosomes vary in male and female. एक्स तो दोनों में, देख लो एक्स एक्स दोनों में. अगर दूसरा पार्ट एक्स हुआ तो वो फीमेल, और दूसरा पार्ट वाई हुआ तो वो मेल. अ मेल हैज वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम्स, दैट इज हाफ मेल गैमेट, और स्पर्म्स विल हैव शॉर्ट वाई क्रोमोसोम्स एंड अदर हाफ विल हैव एक्स क्रोमोसोम. देखो वाई क्रोमोसोम शॉर्ट है. whereas the female has two x chromosomes, that is all the females will have only x chromosome. देखो दोनों फीमेल में XX दोनों में सेम है. मेल में क्या है, एक्स क्रोमोसोम मोटा बड़ा है और वाई क्रोमोसोम छोटा है. ये किसकी बात चल रही है, मेल की. 23 पेयर्स, 22 पेयर्स कॉमन, 23rd पेयर जो लास्ट वाला है वो सेक्स क्रोमोसोम है. ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको समझाने के लिए बताया, सिर्फ लिखना इतना है. लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये रहा देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस ऐसे होता है. ऑल चिल्ड्रन ऑब्टेन आइदर क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. देखो दोनों पेरेंट से एक एक क्रोमोसोम आता है. Females have a perfect pair of sex chromosomes, that is homogamy. Homogamy मैंने बताया था, homozygous दोनों में XX हैं, and contribute X chromosomes to both sexes and progeny. But males have mismatched pair in which one is X and the other is Y chromosomes. Whereas male में क्या होता है, एक X होता है एक Y होता है, heterozygous. समझ में आया? अब आपको ये बात बता दूं, बहुत बार आपने एसएसटी में पढ़ा होगा जो दूध मुई बच्चियों को मार देते थे और मम्मियों को परेशान करते थे कि भाई तेरी वजह से लड़की आ रही है. तो लड़की फीमेल की वजह से होता ही नहीं है. जो है वो मेल डिसाइड करता है कि वो फीमेल होगी या मेल होगा. क्यों? बिकॉज मेल के अंदर एक्स और वाई है, फीमेल के अंदर तो दोनों एक्स है, कोई तो टेंशन ही नहीं है. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये एक्स वाई मेल है, ये एक्स एक्स फीमेल है. हमने अभी देखा था कि अगर ऑफस्प्रिंग हुआ तो एक इससे आ सकता है, 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 एक इससे आ सकता है,
एक इससे आ सकता है, एक इससे आ सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये x और x बन जाएगा, ठीक है, ये x और ये भी x बन जाएगा, ठीक है, ये y और x मतलब पहले x लिखते हैं और फिर y, ये y और x मतलब ये क्या हो जाए x और y, मतलब दोनों x x मतलब ये दो केस क्या बनेंगे फीमेल, XY मतलब दो क्या बनेंगे मेल, मतलब 2:2 कट कर दो तो 1:1 मतलब दोनों के कितने परसेंट चांस है 50%, 50% चांस है कि वो क्या बनेगा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। क्लियर हुआ? कुछ प्रॉब्लम बेटा किसी को? अब समझे कि वो मेल बनेगा और फीमेल बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेल पे। ओके, यहाँ पे वही लिखा है, एन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय एक्स कैरिंग स्पर्म रिजल्ट इन अ जायगोट विद XX। अगर ओवा में से तो हमेशा एक्स आने वाला है, देखो ओवा में से एक्स आने वाला है, अगर स्पर्म में से वाई आया तो XY मेल बनेगा, अगर ओवा में से एक्स और स्पर्म में से भी एक्स आया तो वो क्या बनेगा फीमेल, विच बिकम्स अ फीमेल। एंड इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय वाई, अब देखो एग इज फर्टिलाइज्ड बाय वाई, it results in XY zygote that becomes male. Thus, the sex of children will be determined by what they inherit from their father. Father पे ही depend करता है. A child who inherits X chromosome will be a girl and one who inherits Y chromosome will be a boy. ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट कहां से होगा, यहां से और ये पूरा, और ये डायग्राम मोस्ट IMP है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट? पक्का डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो सो पॉज द वीडियो, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके बाद आई थिंक सो इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। इवोल्यूशन पार्ट CBSE वालों को कट है, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि गुजरात बोर्ड वालों को आने वाला है, तो अगर आपको इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हो, वरना नहीं पढ़ेगा। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।